एक एकदम से बाढ़ सी आ गई है यंग लोगों में बैक पेन की। जी जी जी। तो ये मेरा गेस है कि बैड पोस्चर में निरंतर बैठ के काम करते रहना घंटों दर घंटों और मूवमेंट ना होना, दिस कुड बी अ प्राइमरी कॉज कि अक्रॉस द बोर्ड हम यंग लोगों में क्यों इतना बैक पेन देख रहे हैं। वंस अगेन पंकज सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज हम बैक पेन पे और बैक पेन की कॉजेस पे वर्क करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और आई होप कि आज जो हमारा पॉडकास्ट होगा उससे हमारे यूजर्स को काफी इंसाइट्स मिलने वाला है कि कैसे बैक पेन की समस्या आज की डेट में कॉमन सिम्टम बन चुकी है, कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। और उसके साथ साथ क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आज जो आपसे सवाल करूंगा वो ये है कि पहले के जमाने की तुलना में आज की डेट में अगर हम देखें तो 20 साल से लेकर 30 साल के लोगों में बहुत ज्यादा बैक पेन की समस्या आ रही है। इसका कारण क्या है? नमस्कार अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये हम ओपीडी में बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं कि यंग एज में बैक एक, जनरली बैक एक हम आप एक्सपेक्ट करते हैं लेट 50s अर्ली 60s या इसमें एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आपका कहना सही है कि वी आर सीइंग इट इन क्वाइट अ यंग पॉपुलेशन, और उसका जो राज छिपा है वो छिपा है चेंज्ड वर्क एनवायरनमेंट एंड चेंज्ड हैबिट्स में। आपने जो पॉपुलेशन का जिक्र किया कि 20 to 30 या 20 to 40, पहले हम, या सबसे पहले मतलब आप मेरे दादाजी के टाइम पे चले जाएंगे हमारे, तो हम एग्रेरियन सोसाइटी थे और उसके बाद हम एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी थे। तो हम खड़े थे, मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे लगातार, और बहुत कम हमारा बैठना होता था। जी। और पिछले एक दशक के अंदर या डेढ़ दशक के अंदर आप देखेंगे कि इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि डेस्क एंड ऑफिस जॉब्स ने, सर्विस सेक्टर ने जो है पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ और इस मुद्दे पे मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि निरंतर बैठ करके जी जी काम करना इज अ प्रोबेबल कंट्रीब्यूटर, ये ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक एकदम से बाढ़ सी आ गई है यंग लोगों में बैक पेन की। जी जी जी। तो ये मेरा गेस है कि बैड पोस्चर में निरंतर बैठ के काम करते रहना घंटों दर घंटों और मूवमेंट ना होना, दिस कुड बी अ प्राइमरी कॉज कि अक्रॉस द बोर्ड हम यंग लोगों में क्यों इतना बैक पेन देख रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन मेरा इस पे ही था कि आज की डेट में जो जनरेशन है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है। अगर वो कर भी रहे हैं तो यूजुअली वो क्या करते हैं कि वो कोई जिम ज्वाइन कर लेते हैं, 1 आवर की मूवमेंट करते हैं, बाकी वो मैक्सिमम टाइम सिटिंग उनका है और उसके साथ साथ वो सिर्फ सिस्टम वर्क कर रहे हैं। कितना जरूरी है मूवमेंट, और क्या ये जो नॉन मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बैक पेन का एक मेजर कारण बन सकता है क्या? डेफिनेटली मैकेनिकल बैक एक का बहुत बड़ा कारण है ये। और अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले कई वीडियोस में बैक पेन रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स में और भी बहुत सारी चर्चाओं में ये बात बार बार बताई है कि अगर आपका जॉब ये डिमांड करता है कि आप निरंतर ऑफिस में बैठे रहें, तो कोशिश करें कि घंटे में आखिरी 5 मिनट, मतलब आप 95 मिनट 55 मिनट आप बैठे हैं, तो 5 मिनट आप खड़े हो गए, अगले 55 मिनट आप फिर से बैठे, तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड स्ट्रेच करके वापस बैठ गए। हम आपको ऑफिस से बाहर जाकर के जॉग या कसरत करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस वहीं पे अपने डेस्क पे ही खड़े होकर के सामने झुकना, पीछे अपने आप को स्ट्रेच करना, इतना कर लेने से ही मुझे लगता है कि मोर देन 50% ऑफ द पीपल जो डॉक्टरी सलाह लेने के लिए आ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। सर, जैसे हमने नॉन वर्किंग की बात की, वैसे ही वर्किंग पे हम अगर आए तो क्या जिम में जाने वाले बच्चे जो हैं या जो लोग जिम इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं, क्या वैसे लोग भी आपके पास आ रहे हैं? बिकॉज ये हमने काफी सुना है कि जिम में अगर आप गलत एक्सरसाइज करोगे तो आपको बैक पे प्रॉब्लम होगी। तो बहुत अच्छा सवाल है अंकित जी, क्योंकि और इसके माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी, क्योंकि इसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं जिम वाले हमारे पास। एक कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्होंने अनगाइडेड या अनट्रेन्ड तरीके से हैवी वेट्स उठा लिए, ना उन्होंने लंबर कॉर्सेट पहना, ना बेल्ट पहना,
ना प्रॉपर ट्रेनिंग ली उस वेट के लिए, ना सपोर्ट अपने मतलब ट्रेनर के जी जी माध्यम से या अपने स्पॉट के जी मदद से, और बस कर दिया उन्होंने, उनका मन किया। तो दिस इज एन एक्यूट कंडीशन, कई बार इसमें डिस्क प्रोलैप्स भी हो जाता है विच में रिक्वायर ओके सर्जरीज ऑल्सो। बट ये वाली पॉपुलेशन कम होती है। एक पॉपुलेशन होती है जिसको हमने उनको क्रॉनिक, ये दूसरी पॉपुलेशन हाँ है, जी ये ज्यादा परेशान करती है। वो उनको मैकेनिकल बैक एक है, हम उनको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस की रिजीम में डालना चाहते हैं। जी पर उनका आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि हम तो जिम जाते हैं, हम तो कसरत करते ओके हैं, आपके कुछ भी करने से आपका बैक पेन ठीक नहीं ठीक होगा। देर आर स्पेसिफिक एक्सरसाइज रिजीम्स फॉर योर कंडीशन। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो वर्जित है, आपको नहीं करनी है, आप करोगे आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। तो इसीलिए डॉक्टर्स उसको ग्रेडेड तरीके से, पहले हफ्ते हम आपको सिर्फ स्ट्रेचेस सिखाएंगे, उसमें आपकी ओके तकलीफ नहीं बढ़ी, हम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस सिखाएंगे, फिर हम 2 हफ्ते बाद बुलाएंगे, फिर हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज सिखाएंगे, इसमें तकलीफ बढ़ने की संभावना बहुत रहती है। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि आप 3-3 हफ्ते तक सिर्फ ये तीनों चीजें करिए, और अगर ओके आपकी तकलीफ बढ़ती है तो बिल्कुल रुक जाइए, और ये सब कर लेने के बाद फिर हम आपको कोर स्ट्रेंथनिंग सिखाएंगे एक ओके ग्रेडेड फैशन में। और इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप प्रॉपरली अपने जिम में नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, मतलब दीज आर वेरी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो जिम की एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। आप जब तक ओके आप किसी भी थेरेपिस्ट से, जब तक जी फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं सीखेंगे एक ग्रेजुअल मैनर में, तो जिम जाना इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो आई होप दिस ओके क्लैरिफाइज पीपल कि सिर्फ जिम जाने से नहीं होगा। अगर आपको सलाह दी जा रही है कि आप एक ग्रेजुएटेड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल सीखें, तो प्लीज उसे सीखिए और उसको फॉलो करिए। ओके सर, मैं थोड़ा सा अब बचपन में जाना चाहता हूँ लोगों के। हम क्रॉनिक बैक पेन की जैसे बात करें तो क्या ये इसकी स्टार्ट जो है वो बचपन से ही होती है? क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे जो हैं आजकल स्कूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी बैग्स कर देते हैं। बच्चे बहुत हैवी हैवी बैग्स कैरी करके जा रहे हैं। उसके साथ साथ स्कूल में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके पोस्चर्स पे ध्यान नहीं देते हैं यूजुअली। स्कूल का ध्यान होता है सिलेबस पे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो क्या ये भी एक कॉज है आगे चल के बैक पेन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करने में, या फिर होने में, या फिर क्रोनिक बैक पेन की समस्या को क्या बोलते हैं आने में? ये इससे मैं डिनाई नहीं कर सकता, मैं इस बात से टोटली मना नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए बचपन जो है वो ही आपकी जमा पूंजी है। जैसे हम कार्टिलेज के बारे में कहते हैं, सबकॉन्ड्रल बोन और कुशनिंग के बारे में बात करते हैं जी जी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कि जो कुछ भी जैसा कुछ भी आपने किया बचपन में वही आपकी कमाई है ना। बोन स्टॉक की बात करते हैं, वही आपकी कमाई है। अब इसी की बेसिस पे जीवन, अब तो खर्चा ही होना है। तो उसी तरह से हमारे बैक की स्ट्रेंथ जो है वो भी हमारे बचपन की ही कमाई है। तो बचपन से अगर कोई फोकस ही नहीं है एक्सरसाइजेस, या से फॉर एग्जांपल सम बेसिक योगा प्रैक्टिसेस, जैसे सूर्य नमस्कार इज अ फैंटास्टिक योगा प्रैक्टिस। अगर ओके आप कुछ भी नहीं कर रहे हो बचपन में, अगर आप सूर्य नमस्कार ही करा देते हैं बच्चों को, दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ। वो इट विल टेक केयर ऑफ ऑल द मसल्स ऑफ द बैक। या जैसे हम लोग के टाइम पे एक नेचुरल गेम्स एंड स्पोर्ट्स रहते ही थे। यहाँ ओके एक्सटेंशन स्पोर्ट्स, जैसे कि आप बैडमिंटन खेलते हो उसमें आप एक्सटेंशन हाँ करते हो, आप टेनिस खेलते हो फ्लेक्शन एंड रोटेशन करते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो। तो वो बिना प्रॉपर कंडीशनिंग, बिना प्रॉपर रेजिमेंटल ट्रेनिंग के भी वो आपके बॉडी को उस तरह से डेवलप कर देता था, यस दौड़ भाग और इस तरह की एक्टिविटीज। और अगर थोड़ा पीछे जाएं और गांव के परिवेश में जाएं, तो आप तैर रहे हो जी तालाब और पोखरों में, आप पेड़ों पे चढ़ रहे हो, कूद फांद कर रहे हो। ऑफ कोर्स इट इज नॉट रेजिमेंटल, इट इज नॉट वेल क्यूरेटेड एक्सरसाइज रेजीम, लेकिन वो आपको डेवलप कर दे रहा है। पर अभी क्या हो रहा है कि आप बस में बैठ करके स्कूल चले जा रहे हो, 7-7 8-8 घंटे के स्कूल हो रहे जी हैं, डे बोर्डिंग और फलाना ढिमकाना हो जी रहा है, जिसमें आप निरंतर बस बैठे ही हो। जी और ऑफ कोर्स आपने जो कहा हेवी बैग्स, हाँ योर बैक मसल एंड बोन इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इट इज अल्टरिंग योर पोस्चर। तो देयर हैज टू बी अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस आल्सो। ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और होगा। इसीलिए शायद हम एक सेडेंटरी जॉब्स और एक इम्प्रॉपर चाइल्डहुड ट्रेनिंग की वजह से ही शायद इतना अर्ली हम बैक एक देख रहे हैं लोगों में। ओके सर, जैसे बच्चों पे हम आए वैसे ही अभी एक कॉमन हम अगर देखें तो वुमेन्स में, खासकर घरेलू महिलाओं में बैक पेन की समस्या मैंने बहुत ज्यादा देखी है। यूजुअली आज की डेट में हम वुमेन्स को देख रहे हैं कि वो वर्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वुमेन्स में ये समस्या ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेंस। हमने थोड़ा सा ऐसा कुछ देखा है।
तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि व्हाई वुमेन्स आर सफरिंग मोर बैक पेन्स एज कम्पेयर टू मेन, ये प्रॉब्लम? दिस देखिए, हमारे मिक्स में, हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के मिक्स में, हाँ, या हमारे सर्जिकल इंटरवेंशन के मिक्स में, हमें ऐसा डिफरेंस नहीं महसूस होता अपने ओके, अस्पताल में, अपनी ओके, प्रैक्टिस में। हम इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन ओके, को ही पाते हैं। ओके, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं, जनरल एक गृहिणियों का, एक हाँ, हो सकता है कि हाँ, इन जनरल, मतलब दे मे नॉट बी रीचिंग द हॉस्पिटल, बट एक पब्लिक परसेप्शन ऐसा हो सकता है। और उसके लिए मैं यही कहूंगा कि जनरली अगर आप मेन जैसे बाहर जा रहे हैं, सन का एक्सपोजर हो रहा है, विटामिन D3 बन रहा है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो बोन स्ट्रेंथ है। विमेन जो कंटिन्यूसली आप घर पे हो, आप सन का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वीक बोन्स है, ओके, ऑस्टियोपोरोसिस हाँ, है ना, और उस तरह की मसल्स एक्सरसाइज है, तो फिर देर इज सार्कोपिनिया, यानी मसल मास का भी लॉस हो रहा है, तो दैट ओके, कुड कंट्रीब्यूट टू a greater percentage of women being affected, if at all. ओके। आ, क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, ये भी फैक्टर्स हैं बैक पेन के लिए? देखिए, देर एक कॉन्सेप्ट है सोमेटाइजेशन का। सोमेटाइजेशन मतलब कि अगर कुछ लोग जो अपने इमोशंस को इतना ज्यादा फील करते हैं, जैसे कहते हैं ना विसरल फीलिंग, कि आई हैव हेट्रेड फॉर हिम इन माई गट, या आई हैड द फियर कि इट मेड माई स्टमक रेंच, ये सब कॉमन अंग्रेजी के मुहावरे हैं ना, जी, जी, कि वो बताते हैं कि आपने कोई इमोशन बहुत फिजिकली फील किया, इट्स नॉट ओके, नो मोर एन इमोशन, उसको आप फिजिकली फील कर रहे हो उसका इफेक्ट। तो जिन लोगों में ये क्षमता कह लीजिए, या जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं, उन लोगों में ये पाया जाता है कि बैकएक उनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनफैक्ट जब तक आप 100% श्योर ना हो, ये हमें पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है निरंतर, हमारे पेपर्स का, रिसर्च पेपर्स का भी हिस्सा है, कि इस तरह के मरीज जो इमोशंस के आवेग में जिनको ये पेन महसूस होता है, और अगर आपको एमआरआई में डिस्क भी मिल रही है, आपको सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर, तो आपको रुक के करना चाहिए, क्योंकि दीज पीपल आर पुअर आउटकम्स। मतलब इवन आफ्टर सर्जरी वो अपने बैक पेन को कंप्लेन करेंगे। तो एज अ डॉक्टर, मतलब एज अ पेशेंट तो ये मैं सलाह दे ही रहा हूँ, बट इवन फॉर द यंग डॉक्टर्स हु आर कमिंग आउट इन प्रैक्टिस, तो चूज योर पेशेंट्स केयरफुली। अगर इस तरह का इमोशनल कंपोनेंट है तो प्लीज आप देखिए, क्योंकि उसके बाद भी, सर्जरी के बाद भी पेशेंट कंप्लेन करता रहेगा, तो पहले हम ओके, इमोशनल कंपोनेंट को एड्रेस कर लें। ओके। मतलब ये बहुत हमने सिर्फ इसको सोचा कि आपसे एक बार डिस्कस करें, बट इट इज रियली कि आपका जो स्ट्रेस है या फिर आपके जो यस इमोशंस यस हैं यस, वो डेफिनेटली आपके दैट बैक डस, एक को दैट श्योरली डज ट्रिगर अफेक्ट, करते हैं। यस यस यस। और ओके, स्पेशली जिनको ऑलरेडी बैक एक है, वो पाएंगे कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ट्रिगर हो जाता है। ओके। सर एक चीज और है जो लोगों को, मेरे को लगता है, जाननी चाहिए बहुत ज्यादा, कि सेल्फ मेडिकेशन जैसे होता है कि हम बीमार हुए, थोड़ा सा तबीयत खराब हुई, पैरासीटामोल ले लिया, एंटीबायोटिक्स ले लिया, सर्दी की दवाई के लिए हम लोग आजकल प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाते, हम सीधा जाते हैं एक मेडिकल शॉप में, वहां पे जाके बोलते हैं कि भैया हमको सर्दी की दवाई दे दो, उन्होंने कोई भी दवाई दे दी, कितनी एमजी की भी दवाई दे दी, हमने उसको खा लिया और हम ठीक होते हैं। क्या ये भी आपकी बैक पेन या कमर दर्द से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही हैं उसका एक कारण हो सकता है? क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है आजकल, जगह जगह मेडिकल शॉप्स खुल गए हैं, और अब लोग यूजुअली छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो मेडिकल शॉप ही चले जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या ये बोलेंगे? बहुत अच्छा सवाल है अंकित जी, पर मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाना चाहूंगा इसमें। ओके, डेफिनेटली बैक पेन का तो ये कंट्रीब्यूटर है, मैं इस पे आता हूँ। जी, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपने कहा ना, सर्दी खांसी जुकाम। हाँ, इंडिया में इस समय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज का जो लोड है, जी, वो इट इज स्टार्टिंग टू हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मतलब जो कीटाणु एक साधारण एंटीबायोटिक से मर जाता था, अब उस पे साधारण एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही। आपको ओके, महंगे, उससे महंगे, सबसे महंगे एंटीबायोटिक देने पड़ रहे हैं। उसका ओके, कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? सेल्फ मेडिकेशन। मतलब आपको जो दवा नहीं खानी थी आपने खा ली, अब वो कीटाणु उससे रेजिस्टेंट हो गया। आपको ओके, कितने एमजी की खानी थी, आप उसकी आधी खा रहे हो। आपको दिन में 4 बार खानी थी, आप दिन में 2 बार खा रहे हो। आपको ओके, 500 एमजी की खानी थी, आप 250 एमजी की खा रहे हो। अब उस आपने उस कीटाणु को सिखा दिया कि इस दवा से कैसे लड़ते हैं। अब वो इन दवाओं के रेजिस्टेंट हो गए। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स का जो अब्यूज है, उसका सबसे बड़ा नुकसान हमको बैक्टीरिया की अगेंस्ट में लड़ाई में मिल रहा है।
जिसमें कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इतना भारी होता जा रहा है कि मरीज जब वास्तव में बीमार पड़ता है तो ये कोई भी, ज्यादातर ये बीमारियां जो होती हैं, जो कीटाणु हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं और हमें महंगी महंगी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ रही हैं। तो प्लीज ये अवॉइड करिए, आप सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, स्पेशली एंटीबायोटिक्स को लेके। अब हम आते हैं बैक पेन पे। बैक पेन पे भी सिमिलर वो होता है, या तो हम डायरेक्टली जाके कह देते हैं कि हमको पैरासीटामोल दे दो या डाइक्लोफेनाक दे दो, या हम बताते हैं कि भाई हमको ये दर्द हो रहा है, तो फिर वो पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनाक दे देता है। बट यही दो दवाइयां ज्यादातर करके पेन पर बैक पेन में देर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स, देर आर मैकेनिकल कंपोनेंट्स, देर आर न्यूरोलॉजिक कंपोनेंट्स, जिनमें ये NSAIDs बोलते हैं इनको, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे आप दर्द की दवा कहते हो साधारण भाषा में, वो कारगर हैं ही नहीं। ऑफ कोर्स पार्शियल टेम्पररी रिलीफ आपको मिलेगी उनके पेन किलर एक्शन से, लेकिन ना ही आपकी तकलीफ पूरी तरह से ठीक होगी, ना ही आपको आराम लगेगा, और धीरे धीरे करके ये तकलीफ बढ़ेगी। तो एग्जैक्टली आपकी तकलीफ क्या है, उसमें किस प्रकार की दवा कितनी मात्रा में कितने दिन के लिए दी जानी चाहिए, इसके लिए आप प्लीज डॉक्टरी सलाह लीजिए। डोंट डू दिस। एक बहुत इम्पोर्टेंट ये इंसाइट है और इसको आपको फॉलो करना चाहिए। मैंने भी देखा है अपने आसपास लोगों को जो सीधा, अगर कुछ छोटी सी भी बीमारी हुई, वो सीधा जाते हैं दुकान से और दवा ले लेते हैं ये और बहुत उसको कॉमन खा प्रैक्टिस लेते है। हैं। यस, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आगे जाके आपको बहुत बड़े इश्यूज देगी क्रिएट करके। सर, एक लास्ट सवाल आज के इस टॉपिक पे। तकिया जो एक वर्ड है, हम कभी भी अगर रात को सो के उठे, अगर कमर में थोड़ी सी दर्द है तो जस्ट जैसे मेरी मम्मी ही कहती हैं कि तकिया हटा के सोना, रात को ठीक लग जाएगा। कई बार हमको फील होता भी है कि तकिया हटाया हमने तो हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तकिए का क्या इम्पेक्ट है हमारी, मतलब जैसे तकिए का जो इनोवेशन ही हुआ है वो शायद बॉडी को रेस्ट देने के लिए हुआ है ज्यादा। तो अब ऐसा क्या है कि वही तकिया जो है वो बॉडी को प्रॉब्लम भी दे रहा है। तो ये कारण क्या है, तकिए का क्या इम्पैक्ट है और कमर दर्द से इसका क्या रिलेशन है? देखिए कमर दर्द में तो इसका इम्पैक्ट नहीं है, गर्दन दर्द में है। ओके। अगर आपका तकिया आपकी हाइट के हिसाब से नहीं है, सही स्टिफनेस नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंचा या बहुत ज्यादा नीचा हो रहा है, तो वो गर्दन का दर्द दे सकता है आपको, जिसे सर्वाइकल पेन कहते हैं, जी जी। स्टिफनेस, ड्राई नेक ये सब बोलते हैं, अकड़न ये दे सकता है। ओके। तो उस स्थिति में, और अगर आपको ऑलरेडी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस है या सर्वाइकल डिस्क डिजीज है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सर्वाइकल पिलो, जो स्पेसिफिकली इस डिजीज के लिए आते हैं, आप ओके। उसका इस्तेमाल करें। ओके। बैक पेन में तकिए के बजाय गद्दे का रोल है। ओके। जितना ज्यादा स्पॉन्जी गद्दा होगा, ओके। वो उतना ही एडवर्सली, मतलब मसल्स को अफेक्ट करता है। ओके। जब मसल्स को एक प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पाता है, अब आप लेट गए हैं, ग्रेविटी एलिमिनेट हो गई है, एंटी ग्रेविटी मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, पर जब आप गद्दे पे लेटे हैं तो किन मसल्स को काम करना है और किन को नहीं करना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट गद्दे में जब आप धंस जाते हैं तो प्रॉपर बैलेंसिंग हो नहीं पाती। तो एक फर्म मैट्रेस अगर आप यूज करेंगे तो आपका लो बैक एक का प्रॉब्लम जो है वो फ्लेयर अप नहीं होगा, और आप ओके। बेहतर महसूस करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत लोगों को समझना भी चाहिए कि मैंने यूजुअली देखा है कि लोग इस चीज को ऐसे देखते हैं कि जितना ज्यादा सॉफ्ट गद्दा होगा हाँ, उतना ज्यादा अच्छा है नहीं करके। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत आप अच्छी चीज फर्म आपने मैट्रेस बताई। यूज करेंगे तो आपको ओके। अपने लो बैक एक में आराम लगेगा। ओके। और ये जो सॉफ्ट गद्दे यूज कर रहे हैं आज की डेट में लोग, मैंने कई जगह देखा है, कई लोगों के यहाँ देखा है, हालांकि मैं तो नहीं यूज करता, बट कई लोगों के यहाँ अगर हम बैठते ही हैं गद्दे में तो वो अंदर आप धस धस जाता है। जाते हैं। यस, तो क्या वो आगे चल के मतलब उनको एक डेफिनेटली प्रॉब्लम इट विल देगा? क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ओके। देखिए आप जितना दूर नेचुरल सिस्टम से जाते जाएंगे, हम जमीन पे सो रहे थे, है ना, कुछ जी ही जी। वर्षों पहले, और उसके बाद फिर हमने रुई के पतले गद्दों पे सोना शुरू किया, और अब आप ऐसे गद्दे बना रहे हैं जिसमें आप धंस जा रहे हैं। तो अब जितना दूर जाते जाएंगे आप तकलीफ को आमंत्रण ओके। दे रहे हैं। ओके। जो इंसाइट्स हमको मिले हैं उसमें बहुत सारी चीजें सीखने की हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको तकिया, आपका गद्दा, उसके साथ साथ आपकी पोस्चर, आपकी जिम ट्रेनिंग, ये इतनी चीजें हैं जिसके मिथ्स भी हैं। लोगों ने कई सारे मिथ्स भी बना के रखे हुए हैं, बट क्योंकि हम आज एक डॉक्टर के पास आए हैं तो आपको जो इंसाइट्स मिल रहे हैं, और पंकज सर इज ए रिनोन डॉक्टर, इनको 15 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड ओनली। तो आपको ये चीजें समझने की जरूरत है, और इस पॉडकास्ट में
इन चीजों को अगर आपको समझ के आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होती है, तो इसको प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। ओके सर। धन्यवाद। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन